वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती। या तो हम सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे होते हैं, या तो फिर हम खुद से घर बैठे ही अपना एक माइंड बना बैठते हैं कि अच्छा जी ये हो रहा है तो ये इस वजह से हो रहा है। सो आज का टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सी सेक्शन जो है वो एमी डॉक्टर्स कर देते हैं। आज तो आप जिस डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो सी सेक्शन, अच्छा घर में बड़े कहते हैं कि जी हमारे टाइम में तो सी सेक्शन का पता नहीं होता था, अब तो डॉक्टर्स जानबूझ के ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लाइफस्टाइल, आज का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हर डॉक्टर चाहता है हो, लेकिन इसके बावजूद अगर सी सेक्शन अगर कोई डॉक्टर कहता है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती हैं, क्यों ये रुझान बढ़ रहा है, क्यों नॉर्मल डिलीवरी के खदशात लोगों को परेशान भी करते हैं, इसकी रीज़न क्या है और एक्चुअली इसमें सच्चाई क्या है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप खुद से माइंडसेट लोगों ने बना लिया हुआ है ना, इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जो मौजूद हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल से आई हैं जी। हमारे साथ गायनाकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा अरशद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कुछ मिसकंसेप्शन है, आई थिंक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा ही बैड रहता है, जिस वजह से वो वाकई ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं हमारी सोसाइटी में। नॉर्मल डिलीवरी कंपैरेटिवली वाकई कम हो रही है। हमारी अम्मा का अगर दौर देखें ना तो उससे अगर कंपैरिजन करें तो कम हो रही है। आपको रीज़न क्या समझ आती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, पहले है कि हम ओपीडी में उतने ही इनफर्टिलिटी केसेस भी बहुत देख रहे हैं। मैं जैसा ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं, जब 9 महीने दिखाते हैं, एंड में उनको यही उनको कंसर्न होता है मैडम नॉर्मल या सिजेरियन, या क्या हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हम नॉर्मल की तरफ जाएंगे। मैं उनको भी यही कहती हूँ बेटा कि अब जिस तरह से इनफर्टिलिटी कॉमन हो रही है, अल्लाह ने तुम लोगों को औलाद दी है, चाहे बेटा है बेटी है जो भी है, पहले इसको प्रेशियस समझो। प्रेशियस बेटे को, बच्चे को समझो, फिर अपनी प्रेशियस माँ है, फिर अपने लिए वो गायनाकोलॉजिस्ट चूज़ करो जिस पे ट्रस्ट है। और फिर जब 9 महीने उस पर ट्रस्ट किया है और आखिर में जब वो कह रही है कि ये ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम्स हैं या ये नहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसको फॉलो करो। मैंने देखा जो पेशेंट्स अपने गायनाकोलॉजिस्ट को प्रॉपर रेगुलर जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको फॉलो करते हैं, वो ठीक रह जाते हैं। बाकी है कि नॉर्मल ही है, देयर इज़ नथिंग लाइक नॉर्मल, ठीक है। डेफिनेटली एक अल्लाह का नेचुरल निज़ाम है, बर्थ कनाल से बच्चा निकलता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सिजेरियन इज़ एन एबनॉर्मल थिंग। सिजेरियन एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है अगर मेडिकली इंडिकेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जब नॉर्मल इतनी डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है जहाँ पे माँ और बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, वहाँ पे अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है जो बना हुआ है। अगर हम सिजेरियन करें तो वो बहुत ज़्यादा फार में बेटर कि आप डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करें। और आजकल के ज़माने में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसमें टूल्स आ गए, मेडिकल टूल्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, CTGs हैं। 9 महीने अगर हम लोग वो करवाते रहते हैं, पेशेंट्स जो रेगुलर चेकअप वगैरह कराते हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है वो डायग्नोज जल्दी हो जाता है। जिस तरह बीमारियां भी जल्दी आ रही हैं, उनके इलाज भी जल्दी निकल रहे हैं। इसी तरह जब आप जिस तरह 9 महीने अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, कोई हल्का सा भी प्रॉब्लम है हम पेशेंट्स को बता देते हैं। अब सिजेरियन 2 तरह के होते हैं, एक तो इलेक्टिव है या इमरजेंसी है। अगर किसी की इलेक्टिव सिजेरियन है, अगर वो रेगुलर चेकअप करा रहा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जैसे अवल नीचे की तरफ है, या किसी का बच्चा बिल्कुल उल्टा है या तिरछा है, आड़ा है, या फिर कि किसी का बहुत ज़्यादा BP हाई रहना शुरू हो गया है, पानी कम हो गया है, या फिर किसी का कोई भी मल्टीपल रीजन, ये वो रीजन है जिसमें सिजेरियन डॉक्टर पहले से बता देते हैं कि ये अगर आपका नॉर्मल होगा तो दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन सिचुएशन में भी कह रहे होते हैं कि नहीं वो नॉर्मल ट्राई करना चाहते हैं। यही तो बात है, मैं इसीलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, मैं कहती हूँ यू ट्रस्ट मी। अगर ट्रस्ट करते हो, देखो ये सिचुएशन है, अल्ट्रासाउंड सामने, ये सब कुछ है बेटा, ये कंडीशन है, अगर आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप, और सिजेरियन आप पहले वाले सिजेरियन की तरह नहीं है कि पहले आप बल्कि देखते होंगे लोगों के पेट पूरे चाक हुए होते थे ऊपर से लेकर नीचे तक। आप छोटा सा इंसिजन दे के आप बेबी निकाल सकते हैं, लेकिन है कि अगर मेडिकली इंडिकेटेड है। मैं फिर भी बार बार कह रही हूँ, देयर इज नथिंग लाइक नॉर्मल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अच्छा, कुछ चीजें सिजेरियन के साथ जोड़ी जाती हैं कि अच्छा जी आप तो सारी जिंदगी के लिए उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, बैक पेन रहेगी, आप हील्स नहीं पहन सकते, आप हैवी चीज नहीं पकड़ सकते, आप स्टेयर्स उस तरह से नहीं आ जा सकते। सो इज दैट ट्रू? ये इश्यूज रहते हैं? बिल्कुल मिथ्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैं बता रही हूँ कि मिथ्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब सिजेरियन सेक्शन वही बता रही हूँ कि नॉर्मल अगर हम सुबह सिजेरियन करते हैं, अगले दिन पेशेंट कैन गो होम, ठीक है। 12 to 18 आवर्स के बाद हम पेशेंट को मोबिलाइज करा देते हैं, ठीक है। अगर कोई और कोई इंडिकेशन ना हो
पेशेंट कैन मूव। वही बात है कि अगर जहाँ पे कोई इमरजेंसी है, कोई बेबी के लिए प्रॉब्लम है, सिजेरियन होता ही उस जगह पे जहाँ पे बेबी को हमने बचाना है, या माँ का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, बच्चे ने कहीं मोशन कर दिया है, या बच्चे की ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, और वो जाहिर बात वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है कि वो माँ बाप के लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ है कि माँ एक छोटा या बड़ा कट भूल सकती है, लेकिन खुदा ना खासा उसका बच्चा हैंडीकैप हो, सारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो, या कई दफ़ा हमने जो पेरिफ्रीज में जो मतलब लेडी हेल्थ जो बर्थ अटेंडेंट्स हैं, वो दाइयाँ जिन्हें बोलती हैं, उनको तो जाहिर है दे डोंट हैव ऑप्शंस ऑफ सिजेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम, उन्होंने खींच खांच के बच्चे निकालने होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों की तकरीबन हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो सारी ज़िंदगी माँ चीज़ वो नहीं भूलती कि मेरा बच्चा नहीं बच सका, वो छोटा बड़ा कट फिर भूल जाती है। लेकिन स्टिल हम फिर भी इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि अनड्यू सिजेरियन सेक्शन भी हमारी सोसाइटी में थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपके सामने इंडिकेशंस हैं, आपको वैलिड रीज़न अगर डॉक्टर बता रही है, तो फिर देखें, फिर उसको आपने अगर आपको नहीं इस पर ट्रस्ट, यू कैन टेक ए सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर डॉक्टर। लेकिन जहाँ पे अनड्यू है, मॉनिटरिंग सही नहीं होती, मैंने अक्सर देखा है छोटे सेटअप्स में जहाँ लेबर, क्योंकि लेबर मॉनिटरिंग चाहती है, जो औरत नॉर्मल चाह रही है उसकी कॉन्टीन्यूसली आपको सर पे खड़े होकर उसकी डिलीवरी को मॉनिटर करना पड़ता है, वो ज़्यादा टफ है क्योंकि वो सर पे खड़े होकर करना पड़ता है। और अच्छे हॉस्पिटल में ही, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटा इतने बच्चे तो पैदा नहीं करने, जो थोड़े से करने वो अच्छे अस्पताल में करा लो ताकि मॉनिटरिंग अच्छी अच्छा हो। मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि पूरे 9 मंथ एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल डॉक्टर भी कह रहा होता है, और जब आपका टाइम आता है नॉर्मल डिलीवरी से आपको एकदम स्विच करना पड़ जाता है सिजेरियन पे, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिस पे डॉक्टर आपकी ये डिसीजन लेती है? क्योंकि आपको फौरी तौर पे ये डिसीजन लेना पड़ता है ना, तो ऐसी क्या वो लोगों को लगता है कि अच्छा हमें तो डॉक्टर ने 9 महीने यही कहा था, अब आके ये कर दिया, हमारे साथ पैसे बनाने के लिए डॉक्टर ने ये कर लिया, ये एक्चुअली लोग बातें करते हैं। अब वही मैं बता रही हूँ कि कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे वाकई ट्रस्ट ब्रेक किए हुए हैं पेशेंट्स के ना, कुछ ऐसे वाकई कुछ पेशेंट्स आते हैं जब उनकी रीज़न पूछते हैं, बस कुछ नहीं पता था, बस एकदम डॉक्टर ने कह दिया। या तो आपने अगर करना है पेशेंट को आप अपने ट्रस्ट में लें कि दिस इज़ द रीज़न, या उसको बताएं। अगर अक्सर मरीजों के जिनके आते हैं जिनके पहले ऑपरेशन होता है, उनको पता ही नहीं होता उनका क्यों ऑपरेशन हुआ है। लेकिन जो इमरजेंसी सिजेरियन है, अगर आपको लग रहा है कि 9 महीने बिल्कुल ठीक चल रही प्रेगनेंसी, इमरजेंसी सिजेरियन खुदा ना खासा, मैंने बताई कुछ रीजंस हैं कि अगर बच्चा मोशन कर दे ड्यूरिंग बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए और बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायग्नोज ही उस वक्त होती है जब आप लेबर में जाते हो। उससे पहले जितनी चीज़ें मेजर चीज़ के ऑल नीचे नहीं है, बच्चा आड़ा नहीं है, पानी सही है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही वेट बच्चे का ठीक है, कोई हड्डी छोटी नहीं है जिसमें से गुजर के जाना है। लेकिन समटाइम्स जब कुछ चीज़ें जब लेबर में पेशेंट जाती है उस वक्त ही असेस किया जा सकता है। जो इमरजेंसी सिजेरियन कैन ओनली हैपन कि या तो ड्यूरिंग लेबर पेशेंट को बहुत ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए, बच्चा ग्रीन कलर का मोशन कर दे, वो नज़र आता है औरतों को, ये भी नहीं कि कोई डॉक्टर कह सकते हाई मोशन कर दी, यू कैन सी दैट लाइक ऑन योर पैड ऑन योर लाइक एग्जामिनेशन थिंग कि वहाँ पे बच्चे ने मोशन किया होता है। या फिर आपके सामने जो CTG है, जो बच्चे की ECG जिसे आम इस्तेलाह में बोलते हैं, कॉन्टीन्यूसली अगर 100 से नीचे बच्चे के हार्ट बीट कॉन्टीन्यूसली जा रहे हैं और लग रहा है कि मुंह नहीं खुल रहा बच्चेदानी का, दीज आर द इंडिकेशन जब इमरजेंसी सिजेरियन टू सेव द बेबी। एक बहुत अगर एक दफ़ा सी सेक्शन आपका हो जाए तो फिर एवरी अटेम्प्ट आपको सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा? देखो फर्स्ट सिजेरियन के बाद अगर व्हाट इज़ द रीज़न जो पहला सिजेरियन क्यों हुआ था, अगर तो किसी का हड्डी छोटी की वजह से हुआ है, अगर वाकई हड्डी छोटी है तो फिर डेफिनेटली फिर उसको बार बार ट्राई नहीं देना चाहिए, फिर वो बेचारा शी वुड एंड अप अगेन इनटू सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, तो अगर गैप ज़्यादा है बच्चों में, 3 इयर्स का गैप आ गया या 3 से 4 इयर्स का गैप आ गया, तो अगर आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 75% देयर आर चांसेस कि वो नॉर्मल हो सकता है। सही। अच्छा जी, मुझे अब ये भी बता दीजिएगा कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाहते हैं उन ख़वातीन के लिए जो 9 महीने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के बावजूद भी ये चाहती हैं कि वो सेहतमंद बच्चा पैदा करें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें, उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं? अच्छा, इसकी ना जो प्रेपरेशन है वो प्री मैरिज शुरू हो जाती है। मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ, अभी से जो हमारे पास क्योंकि यंग बच्चियाँ आती हैं, एक तो अपने बेटा वेट कंट्रोल शुरू से करना है प्री मैरिज, अपनी डाइट, क्योंकि देखो अगर हम लोग नेचुरल चीज़ चाह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की, हमारा बेबी भी हेल्दी हो, हम लोग भी नेचुरल रही रहे, तो हमें अपने आप को भी नेचर के करीब रखना है। जब वो वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर तभी प्रॉब्लम्स सेक्शन की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। बाहर के कंट्रीज़ में क्यों है? क्योंकि दे कीप देम वेरी फिट। वहाँ पे औरतों को देखा दे यूज टू यूज गो फॉर देयर जिम्स एंड अपनी डाइट्स का किस तरह वो पहले से ही ख्याल रखती हैं, और फिर वो अपने ड्यूरिंग लेबर भी एक्टिव रहती हैं। जो बिल्कुल औरतें रही हम प्रेग्नेंट हो गई, अब हमने हिलना नहीं है, हमने कि ये चीज़ें अंटिल अनलेस के डॉक्टर आपको कहे कि आपकी कोई मसला है, आप अपना रेस्ट करो,
हम कहते हैं 7th मंथ से आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल करो, एक्सरसाइजेस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, डाइट अच्छी लो, फ्रूट्स एंड वेजीज लो। अच्छा, अब ये डाइट वाला कॉन्सेप्ट भी लोग बड़ा इसमें गलत चीज़ें कर लेते हैं, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा। हम डाइट पे बात कर रहे थे। सो डाइट आपकी क्या होनी चाहिए, क्या रिकमेंड करती हैं? अच्छा, मैंने जिस तरह बात की थी कि जो डाइट में बच्चियों को जो शादी से पहले आती हैं, तब से ही कहती हूँ कि अपने डाइट पे बेटा बहुत ज़्यादा आपने वर्क करना है। डाइट में वही है कि जितनी को जंक फूड कॉमन हो रही है आजकल, वो नॉर्मल बच्चियों को हार्मोन प्रॉब्लम्स के लिए भी, आगे प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन से वो अवॉइड करनी चाहिए जितनी जंक फूड हो सके। बाकी वेजीज़, फ्रूट, नट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लें। आपको हम कहते हैं 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क आपने डेली आपने यूज़ करना है। यू कैन टेक एग। ये जो मिथ्स हैं कि जी अंडा नहीं खा सकती, नट्स नहीं खा सकती, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप पराठा खाएँ, रोटी खाएँ। यू हैव टू ईट फॉर 2 नॉट डबल। ये बात याद रखनी है कि मैं जी बेबी भी है तो हमने डबल खाना है। आपने न्यूट्रिशन अच्छी लेनी है, इस पर फोकस करना है। और बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ नहीं होती। जो कहते हैं ना कि बहुत मोटा है, 4-4 किलो का बच्चा है, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। और वो कोई रीज़न होती है जो बच्चे इतने मोटे होते हैं, हमेशा कोई डायबिटीज़ या कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं जो बच्चों में ओवर वेट होते हैं। तो आपने अपने वेट को कंट्रोल रखना है। जो एवरेज वेट है जो हर औरत को एक प्रेगनेंसी में गेन करना चाहिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 12 kg, जो अपना प्री प्रेगनेंसी वेट है, उसी को फोकस करें और अपने अनीमिया को करेक्ट करें। क्योंकि अगर जिनकी हीमोग्लोबिन कम रहती है उनकी भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि जितनी कि तुम लोग की डाइट और जितना को लाइफस्टाइल नेचर के करीब है, उतना ही एक्सपेक्ट करो नॉर्मल डिलीवरी। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग नेचुरल नॉर्मल थिंग्स, देन यू हैव टू बी बिहेव इन नेचुरल वे। आप अपना डाइट रखें, एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा करें। 7 मंथ से मैं पेशेंट्स को कहती हूँ अपने 15 to 30 मिनट्स की वॉक अपनी रूटीन बना लें, ठीक है। और उसके बाद ये अच्छा, है कि इस पे भी लोग खौफजदा होते हैं ना कि अगर एंड वाले टाइम में आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो वो आपको डिलीवरी पहले होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 7th मंथ ऑनवर्ड, 7th-8th मंथ में पहले आप 15 मिनट्स करें, फिर 30 to 45 मिनट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना हाउस होल्ड वर्क करें। जो बिल्कुल हो गया ना कि हाई प्रेगनेंसी होगी, हाई हम तो हिल नहीं सकते, ये जो है ना, ये ख़त्म। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ अपना काम करो, आपकी जो एक्सरसाइजेज में और अपने जो कंसल्टेंट से इन टच रहें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी कि कई लोग एंड में आके पता नहीं क्या क्या कुछ वो यूट्यूब पे देख के, वो चीज़ें भी नहीं सही। आपने जो करना है, एक्सरसाइज करनी है, कोई भी करना है, अपने कंसल्टेंट से पूछें कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखा था, वी डिड दैट, और उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ आ अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाते हैं, बाद वाला फिर जिन्होंने वेट अपना रिड्यूस करना होता है ना, फिर आप कहते हैं फलां ने तो इतनी जल्दी कर लिया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये कि वही बात है कि आपने फ़ौरन जो है ना, पेशेंट्स जो बाद में भी जो खिला के बुरा असर है कि आपने ये खाना है, देसी घी खाओ, छिले में ये खाओ, ये हम इतना इसको इनकरेज नहीं करते। वही बात है, हेल्दी डाइट लो। आपको पता है कि जो जितने विटामिन वगैरह हैं सारे फ्रूट के अंदर, वेजीज़ के अंदर है। अगर आप वो भी लें तो ज़रूरी नहीं कि आपने पराठे, पंजीरियाँ और देसी घी खाने से ही आपको होता है। आप जितना करेंगे उतना आपकी डाइट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली, डेफिनेटली जिनको डायबिटीज़ या कोई और इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका वेट स्लोली जाता है। उनको थोड़ा सा अपने शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है। नॉर्मली 2 मंथ्स लग जाते हैं एक औरत को अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पे आते हुए। और कई लोग बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ स्टिच निकलवाने आती हैं कई दफ़ा, तो मैं कहती हूँ इट्स यू, वो कम से कम उन्होंने अपना सारा प्रेगनेंसी वेट पुट ऑफ कर लिया होता है। तो आपकी वो अपना जितना जज्बा है वेट रिड्यूस करने का, वो डेफिनेटली इसमें फिर हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, जो हम आफ्टर डिलीवरी हम कहते हैं कि अगर अच्छा अब आपको 2 महीने के लिए ये नहीं करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, क्या वाकई इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिजेरियन में हम डेफिनेटली कहते हैं कि थोड़ा सा आपने 3 to 4 वीक्स आपने कोई वजन नहीं उठाना, स्टेयर्स की थोड़ी एहतियात करनी है। लेकिन है कि नॉर्मल डिलीवरी, ये देखिए दिस इज़ द नेचुरल थिंग। नॉर्मल डिलीवरी का ही तो फ़ायदा है कि आप डिलीवरी करो, पेशेंट फ़ौरन अपनी साथ ही अपने बच्चे को संभाल सकती है, खुद अपने आप को संभाल सकती है, अपने पिछले बच्चे संभाल। और कोई ऐसा नहीं है कि वजन आप बहुत ज़्यादा, वैसे भी और बच्चों को मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करो। उन लोगों ने एक्सरसाइजेस भी करनी है, अपने नॉर्मल अपने एक हद तक करो। कोई भी एग्रेशन में कोई बात है, मैं आना रवि के अंदर हो, लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि वेट आप एज भी मैटर, अगर आपकी एज 40+ है
हाँ, सो वो जाहिर इसमें है चांसेस होते हैं कि आप डेफिनेटली जब ज़ाहिर है 35 के बाद 30 के बाद इवन की कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपरटेंशन और ब्लड जो शुगर है वो ज़्यादा कॉमन है। जितनी ज़्यादा maternal एज ज़्यादा होती है इवन कि बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ की रेशो भी ज़्यादा हो जाती है जो जेनेटिकली जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होता है, ख़ासतौर पर डाउन सिंड्रोम है वो 35 के बाद या 40 के बाद बहुत ज़्यादा रेशो उसकी बढ़ जाती है। सही सही। सो ये वो सब चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल भी रखना, और जो मिथ्स थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक डॉक्टर साहबा ने क्लियर कर दी हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज यही है कि हर बच्चा हर माँ बहुत कीमती है और आप अपने बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में एनरोल कराएं क्योंकि और अच्छी अपने जो वो डॉक्टर चूज़ करें जिस पे ट्रस्ट है और जिस तरह पे डॉक्टर कहते हैं कोशिश करें उसको सुनने की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।